ठीक है। और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के चेंज से यदि हम लोग निकाल रहे होते हैं तो माइनस लगाना होता है, क्योंकि रेट हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का हमेशा नेगेटिव में आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ घटता है। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव। एवरेज रेट होता है और इंस्टेंटेनियस रेट होता है, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, यहाँ डी आर बाई टी। ठीक है, यहाँ पर बताएं कि इसको घटा के निकाला जा सकता है, दैट इज एवरेज रेट, और इंस्टेंटेनियस रेट को स्लोप से निकालते हैं, है ना, ऐसा करें टेंजेंट को। सब बातें थी, ये इम्पोर्टेंट था, इससे कुछ क्वेश्चन आता है कि एक रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिखते कैसे हैं, तो डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा टी, रिएक्शन के रेट लिखने के लिए सब बराबर, है ना, जैसे केस ये। और फिर इसमें बताए होंगे कि रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन से अलग होता है, क्योंकि आप देखो 2 मोल अमोनिया जितने समय में बनता है उतने ही समय में 3 मोल हाइड्रोजन खर्च हो जाता है, दैट अमाउंट इज डिफरेंट, है ना। इसीलिए हम लोग को बराबर करने के लिए स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से गुणा करना पड़ता है नीचे, है ना, उसका कारण प्रॉपर बता दिए। और यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा जा रहा था सवाल में, तो इसको बताया कि रेट ऑफ फॉर्मेशन को रेट ऑफ रिएक्शन नहीं समझिएगा, वो कभी कभी बराबर हो जाता है, वैसे सिचुएशन में बराबर होता है जहां पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, लेकिन जब 2 या 3 रहता है तो फिर बराबर नहीं। रेट ऑफ फॉर्मेशन को रेट ऑफ अपीयरेंस समझना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो सिर्फ ये होता है, और उसको रेट ऑफ रिएक्शन से मैच करना है तो ये लिख कर करके मैच करना। ठीक है, ये करेंगे तो सब आपस में बराबर हो जाएगा, लेकिन स्टोइचोमेट्री सबकी बराबर नहीं है, जैसे रिएक्शन होगा यहाँ पे, है ना, रिएक्शन में सब बराबर नहीं है ना, जैसे कि रिएक्शन तो था ना जी, यहाँ N2O5 टू NO2 हाफ O2, 1 मोल N2O5 जितना देर में खर्च होता है उतना ही देर में 2NO2 बन जाता है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और किए थे, उसके बाद आज रेट लॉ। The rate of reaction of a chemical reaction is directly proportional to the product of concentration of each reacting species to the power raised may or may not equal to a stoichiometric coefficient, may or may not equal to, है ना, जैसा देखोगे, देखो A प्लस BB ये बनाया प्रोडक्ट, तो रेट लॉ में कहा जा रहा है, रेट लॉ में कहा जा रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन
यानी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा ए का कॉन्सेंट्रेशन बी का कॉन्सेंट्रेशन, बट पावर में और में नॉट इक्वल टू स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब पावर इज अल्फा एंड बीटा। ये है आपका रेट लॉ। अब अल्फा और बीटा कैसे निकलेगा, पावर कैसे निकलेगा, है ना। अब इसके लिए बात करनी होगी डेटा से। पढ़े। तो फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी बी दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट रेट बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखा था उधर में, लिखे हैं वही उतार रहे हैं। ए टू द पावर अल्फा बी टू द पावर बीटा, जहां पे अल्फा ए के बराबर हो भी सकता है और अल्फा ए के बराबर नहीं भी हो सकता, में और में नॉट इक्वल टू। बीटा बी के बराबर हो भी सकता है और बीटा बी के बराबर नहीं भी हो सकता, है ना। यही तो लिख रहा था। तो हम लोग अल्फा के बराबर ए होगा या बीटा के बराबर बी होगा या नहीं होगा, इसको कैसे निकालते। तो रेट लॉ में ही कहा गया अल्फा बीटा डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली not only by seeing या viewing not only through the balanced chemical equation, balanced chemical equation, है ना। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख कर करके हम लोग अल्फा बीटा डिटरमाइन नहीं करते हैं। कैसे करते हैं, एक्सपेरिमेंटली। ये थ्योरेटिकल क्वांटिटी नहीं, द अल्फा बीटा इज नॉट ए थ्योरेटिकल क्वांटिटी, अल्फा बीटा इज नॉट अ थ्योरेटिकल क्वांटिटी। और यहीं पे आपको हम बता दें, रिएक्शन में एक बात होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसी अल्फा बीटा के सम को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सम ऑफ पावर, सम ऑफ पावर रेज्ड, सम ऑफ पावर रेज्ड इन rate law expression for a chemical reaction known as
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो यूं कहें कि अल्फा बीटा निकालना है, कैसे निकलेगा, या फिर कहें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, कैसे निकलेगा। एक बात तो तय है बाबू, अल्फा बीटा नॉट थ्योरेटिकल क्वांटिटी, तो क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थ्योरेटिकल क्वांटिटी है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी थ्योरेटिकल क्वांटिटी नहीं है, ये भी एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है ना, ये भी एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। लिखे, अभी एक्सपेरिमेंटली निकलेगा कैसे, इसके लिए बात कर। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा और बीटा, एक बात और कर दें, रेट बराबर के, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर स्मॉल ए बी टू द पावर स्मॉल बी। अब यहाँ रेट के लिए हम लोग बराबर करेंगे ना, तो के लगाएंगे, ए इंटू पावर ए बी इंटू पावर बी, और रेट को बाबू माइनस डी आर बाई डी टी भी लिख सकते हो तुम, क्या, दैट इज इक्वल टू के इंटू ए का पावर ए बी का पावर बी। इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। है ना, डी आर बाई डी टी, ये भी क्यों लिख दिए, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, where k is known as rate constant or a specific reaction rate। k is constant at constant temperature, k is constant and constant temperature and a specific in nature। a specific in nature मतलब समझते हैं, आए? हाँ, जैसे हिंदुस्तान में हर आदमी स्पेसिफिक, है ना, यहाँ पे जो कल्चर है उसमें हर आदमी की वाइफ अलग अलग होती, या वाइफ के हस्बैंड अलग अलग होते, और वो एक ही होते। वैसे ही यदि कोई कांस्टेंट स्पेसिफिक लिखा जाए,
मतलब सिर्फ उसी का है, दूसरे किसी का और नहीं हो सकता। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक इन नेचर। हो गया। वही वाला क्वेश्चंस एनसीईआरटी से होता है, करते हैं सब, आता है। नहीं तो फिर हमको स्थिर से चलना पड़ेगा थोड़ा, ये अल्फा बीटा निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट करना होगा आराम से। चलिए ठीक, देखिए, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा बीटा, है ना, या यूं बोले तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अल्फा बीटा का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब एक रिएक्शन है 2NO प्लस O2 दैट इज इक्वल टू 2NO। अब इस बात ही को पहले समझिएगा कि क्या लिखा है, एक्सपेरिमेंट, पूरा एक्सपेरिमेंट है। और यहाँ पे NO का कंसंट्रेशन, यहाँ पे O2 का कंसंट्रेशन, और यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। एक्सपेरिमेंट 1 0.30 मोल पर लीटर होगा, कंसंट्रेशन है। ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है क्या, ये समझना।
ठीक है। अब देखिए, अल्फा और बीटा निकालना है इसमें। कभी कभी कहता है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन इस रिएक्शन का क्या होगा, समझने पे ध्यान दीजिए। जैसे इस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, तो रेट बराबर हम लोग को लिखने के लिए आया के इंटू एनओ का पावर अल्फा और ओ टू का पावर बीटा। हालांकि अल्फा यहाँ पे 2 और 1 दिखाई दे रहा है, लेकिन लॉ में लिखा गया था, लॉ में ही लिखा गया था कि वो 2 के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो वही अल्फा और बीटा हमें डिटरमाइन करना, कि अल्फा क्या आएगा और बीटा क्या है। क्लियर है? तो देखो कैसे सोचते हैं इस बात। ठीक है, ये क्या लिखता है वो सुनिए। ये लिखता है कि एनओ को पहले एक्सपेरिमेंट में 0.30 मोल पर लीटर लिया गया, ऑक्सीजन को 0.30 पर मोल पर लीटर लिया गया था। तो जो रेट आया वो 0.096 है। इतना इतना कंसंट्रेशन लिए थे तो NO2 का फॉर्मेशन का रेट इतना। लेकिन एट द सेम टाइम कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट जब किए, जब इसके कंसंट्रेशन को इतना लिया, इसके कंसंट्रेशन को इतना लिया, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन इतना आया। तो फिर ऐसे ऐसे ही 4 बार एक्सपेरिमेंट, तो चारों बार में रेट यही। तो अब हमें पता करना है कि NO के कंसंट्रेशन पे तो रेट डिपेंड करता ही है, लेकिन किस पावर में करता है। ठीक है, तो देखो बिल्कुल आसान तरीका है, सीख जाओगे फिर बनेगा एकदम आराम से। करना क्या होता है कि रेट 1 R1 बराबर के इंटू NO तो का पावर अल्फा। अब 1 एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन का पावर बीटा, किस एक्सपेरिमेंट में, पहले ही एक्सपेरिमेंट में। तो देखो R1 बराबर के इंटू NO का कंसंट्रेशन है 0.30 पावर अल्फा 0.30 पावर बीटा। ठीक है, रेट 1 0.096 है या नहीं। उसी तरह से R2 बराबर जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, के इंटू 0.60 पावर अल्फा 0.30 पावर बीटा। ठीक है, क्या करते हैं नाउ, हम लोग R1 बाई R2 कर देते हैं, रेशियो निकाल देते हैं दोनों एक्सपेरिमेंट का। तो k इंटू 0.30 पावर अल्फा 0.30 पावर बीटा बाई फिर से k इंटू 0.60 पावर अल्फा और 0.30 पावर बीटा। क्या कर रहे हैं समझ रहे हैं ना, ये पावर कट जाएगा। अभी बताए थे, इसी के लिए बताए थे कि क्या ये के कट जाएगा, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। और इस रिएक्शन में एक्सपेरिमेंट चाहे जैसे भी हो, रेट कांस्टेंट तो नहीं बदलेगा, वो तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो के भी कट जाएगा। R1 कितना है 0.096, R2 0.384 बराबर 0.30 बाई 0.60, दोनों का पावर अल्फा। ये कट जाएगा 4 से, ये कट जाएगा 2 से, 1/4 बराबर 1/2 का पावर अल्फा 1/2 का पावर 2 बराबर 1/2 का पावर अल्फा, दैट इज अल्फा बराबर ऐसे निकलेगा अल्फा। ठीक है, और अल्फा जब निकल गया तो अब बीटा निकालना है। सुनोगे एक बात, और क्या करना, अल्फा तो निकल गया, बीटा निकालना है। देखो जानते हो क्यों निकालने में आसानी हुई, नहीं तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनता
इसलिए आसानी हुआ कि ये बीटा बीटा कट गया था, नहीं कटता तो अल्फा प्लस बीटा होता उधर। ठीक है, तो हम लोग ऐसा फिर ढूंढेंगे जिसमें एक टर्म कट जाए, तो अल्फा कट जाए इस बार, तो 0.30 और 0.30 R1/R3 कर देते हैं। ठीक है, देखना यहाँ पे R1/R3 कर लेते हैं, R1/R3 कर लेते हैं। तो R1 में k इंटू 0.30 पावर अल्फा और 0.30 पावर बीटा बाई k इंटू 3 में 0.30 पावर अल्फा और 0.60 पावर बीटा। k से k साफ, R1 का वैल्यू 0.096 है और R3 का वैल्यू 0.192 है ना। इधर में आ रहा है 0.30 बाई 0.60 पावर में बीटा। ये देखो कट रहा है 2 से, ये भी कट रहा है 2 से, 1/2 का पावर 1 बराबर 1/2 का पावर बीटा, यानी बीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको पूछता है यदि कभी कि इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखिए, है ना, इस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखिए, तो देखो लिखते हैं रेट बराबर k इंटू NO का पावर अल्फा मतलब 2 और ऑक्सीजन का पावर बीटा मतलब 1। यदि इसका पूछता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 2 और 1, अल्फा प्लस बीटा बराबर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। NO के रिस्पेक्ट में 2 और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में 1। ऐसे हुआ ये एक्सपेरिमेंट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल, या कितना पावर होगा ये कैलकुलेट कर। बोलिए, है कोई समस्या? जानते हैं इसको बिना इतना किए भी निकाल सकते, है ना, बिना इतना किए भी ये निकल सकता। हो गया, लिख दिए ना। देखिए अब बिना कुछ किए इसको बना, बिना कुछ किए खाली देख के बनाए, इससे कुछ बात दिमाग में एब्जॉर्ब भी होगा। रेट पहला एक्सपेरिमेंट में 0.30 था, दूसरे में 0.30, रेट इतना, दूसरे में 0.60, ये तो उतना ही था, लेकिन रेट को बदलता हुआ दिखाई दे रहा। बताओ रेट जो बदला, क्या उसमें O2 का कोई रोल था? O2 के कंसंट्रेशन में तो कोई बदलाव ही न किए, तो रेट में जो चेंजेज आए उस चेंज का कारण सिर्फ और सिर्फ NO था, उस चेंज का कारण सिर्फ NO का कंसंट्रेशन था या नहीं था?
पहले ये समझ में आया तो तुरंत समझा देंगे ना हम। ये कितना बदले थे हम, 2 गुना, ये कितना बदला हो गया, स्क्वायर पे डिपेंड करता है, एनो के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। किसी चीज को 2 गुना बदलिए और 4 गुना बदल जाए तो स्क्वायर पे डिपेंड करता है। पावर 2, अल्फा बराबर 2। देख लेना कैसे मैजिक हो गया, आता है तब यही सोचवाने के लिए तो बनाते हैं, बनाने का तरीका तो यही है। दूसरा देखिए आप, 0.30, 0.30, ये तो सेम रह गया। ये आपका 0.30 से 0.60 हुआ तो 2 गुना हुआ, तो 0.96 से 0.192 हुआ 2 गुना, यानी पावर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये 2 गुना हो जाता, उधर चेंज ही नहीं होता, तो जीरो पावर डिपेंड ही नहीं करता, है ना। बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। तो बिना इतना बनाए यदि आपको बनाना है तो ये मेथड अपना, ठीक है। हाँ, ये 2 गुना तो वो 2 गुना पावर 1, ये 2 गुना तो ये 4 गुना पावर 2, है ना, एनो का पावर 2। समझ गया या नहीं। ऐसा है ना कि कौन 2 गुना कौन 6 गुना। एक और है, उसको भी देख लीजिए दोनों तरफ से। क्वेश्चन, रेट ऑफ फॉर्मेशन डी का, एक्सपेरिमेंट 1।
क्या बन गया? बनेगा? किसके रिस्पेक्ट में आएगा? ए के रिस्पेक्ट में? वो निकालना नहीं रहता ना। निकालना देखो, डिटरमाइन द रेट, यदि को निकालना है तो ठीक है। लेकिन इसके सवाल जो आते हैं ना, करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये सही है। वन आएगा, अल्फा वन आएगा। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन आएगा, टू नहीं। हाँ, ए के रिस्पेक्ट में वन आ रहा होगा, देखो तुमको हम दिखाते हैं, ये तो तीन तीन दो चार है, ये 0.1 से 0.4 है ना। इवन नंबर ढूंढ रहे हैं बस इसके लिए, ये 4 गुना है। 6 से 24 भी 4 गुना है, यानी एक रिस्पेक्ट में वन, ये दोनों बराबर है तो हमें देखना ही नहीं है। ये दोनों में 2 गुना है और ये दोनों में 4 गुना है, तो इसके स्क्वायर पे, यानी ए लिख दे डायरेक्ट, लिख दे, हो जाएगा। रेट बराबर के इंटू ए का पावर वन और बी का पावर टू, इसीलिए एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी कहता है। अब देखो यहाँ 2a और 1b था, लेकिन ठीक उल्टा हो गया, ए का पावर वन हो गया, बी का पावर टू, इसलिए एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी कहता है। इसको आप देख के निकाल ही नहीं सकते क्या? समझ रहे हैं सब? ये 4 गुना हो गया एक्सपेरिमेंट 1 से 4 में, तो रेट भी 4 गुना हो गया, बी 2 गुना हुआ, रेट भी 2 गुना हुआ। तो डिटरमाइन द रेट लो, डिटरमाइन कर दिए रेट लो, यही है रेट लो, यही लिख। एंड द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, अब के निकाल। तो कोई एक एक्सपेरिमेंट का रेट लिखिए 6 इंटू 10⁻³ फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1, बराबर के इंटू ए 0.1 का पावर 1, बी 0.1 का पावर 2, के बराबर 6 इंटू 10⁻³ बाई 0.1 गुना 0.1 गुना 0.1। ये तीनों कट जाए, के बराबर आएगा 6। हर एक्सपेरिमेंट में के 6 ही आए, जरूरी नहीं था कि 1 एक्सपेरिमेंट में लिए तब दूसरा में क्या है, सब में 6 ही आए। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, समझ में आ गया ना? ये तो R1/R2 R1/R3 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन, द रिएक्शन बिटवीन A and B is first order with respect to A,
and 0 order with respect to the fill in the blank in the following table. अब इसमें fill in the blanks जल्दी से इसको सब बाहर निकलेंगे तब तक ये निकले। पोजीशन बनाइए ना। जीरो पॉइंट जीरो फाइव सेकंड वाला जो फिल इन दी ब्लैंक है वो सब, और बाकी निकालो, तीनों निकालो, ठीक ही है। इसको मिलाने से नहीं बनेगा, कैलकुलेट करो पहला की तरह ही, क्योंकि इसमें जहां मिलाते ना वही तो पूछ दिया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही ऊपर बोल दिया है जो तुम निकालते। सवाल का नेचर एकदम से उल्टा है, काम आप सीधा कीजिएगा तो कैसे निकलेगा। हाँ हाँ, ऊपर जीरो लेके चलना होगा कि इसका तो जीरो है, इसका तो पावर वन है। R1/R2 करो ना, बैठना क्या है। R1/R2 के इंटू, ऊपर के क्वेश्चन में लिखा है ए एंड बी फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी रेट बराबर लिखते तो के इंटू ए का पावर वन, जीरो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी तो बी का ऑर्डर जीरो, ये तो पहले से दिया था।
यानी k इंटू ए 0.1 पावर 1 बाई k इंटू x पावर 1। R1 है यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻², R2 4 इंटू 10⁻⁻²। के कट गया 0.1 बाई x कट गया। देखो x बराबर क्या बाई 2। यहाँ पे 0.2 बना देंगे क्या। R1 बाई R3 कर लेते हैं तो ये रेट निकल जाएगा। R1 बाई R3 k इंटू 0.1 का पावर 1 बाई k इंटू 3 0.4 का पावर 1। R1 2 इंटू 10⁻⁻², R3 x नहीं पता, k से k कट जाएगा 0.1 बाई 0.4 x बराबर 0.4 गुना 2 इंटू 10⁻⁻² बाई 0.1 0.7 8 इंटू 10⁻⁻²। यहाँ पे 8 इंटू 10⁻⁻²। यहाँ पे 0.2। अब 4 निकालना है तो 1 से चाहे किसी से भी कर लो। R1 बाई R4 कर लेते हैं। R1 बाई R4 कर लेते हैं। k इंटू 0.1 पावर 1 k इंटू x नहीं पता है। R1 का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻² और ये है आपका 2 इंटू 10⁻⁻² ही। k से k कट गया 0.1 बाई x पूरा 1 x बराबर 0. हो गया। Now the unit of rate cost. रेट बराबर अभी लिखे हम लोग k इंटू ए का पावर अल्फा और b का पावर बीटा। तो k बराबर होगा रेट बाई ए टू दी पावर अल्फा और b टू दी पावर बीटा। रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड बाई ए मोल पर लीटर पावर अल्फा मोल पर लीटर पावर बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर हम बताए आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को n मान लीजिएगा। तो k बराबर आ रहा है मोल पर लीटर पर सेकेंड बाई नीचे मोल पर लीटर अल्फा प्लस बीटा एंड दैट इक्वल टू n। तो
के बराबर मोल पर लीटर पर सेकेंड बाय मोल पर लीटर पावर n। तो के बराबर आ रहा है मोल पर लीटर पर सेकेंड बाय मोल का पावर n लीटर का पावर माइनस n। मोल 1 माइनस n लीटर माइनस 1 प्लस n सेकेंड माइनस n। तो यूनिट ऑफ k इज इक्वल टू मोल 1 माइनस n तो है ही है, लीटर को आप n माइनस 1 लिख सकते हैं, सेकेंड माइनस 1 लिख सकते हैं। Where n is equal to order of reaction। अल्फा एलिमेंट्री रिएक्शन में बराबर होता है। हालांकि कब होगा ये सवाल ही गलत है, सवाल ठीक नहीं, क्योंकि लॉ के अगेंस्ट सवाल में लॉ में ही लिखा गया मे इक्वल टू और मे नॉट इक्वल। बराबर कब होगा बराबर नहीं कब होगा ये तो बताना ही नहीं था, है ना, ये तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना। ऐसे तुम्हारे जिज्ञासा के हिसाब से स्लो रिएक्शन में एलिमेंट्री रिएक्शन का जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अल्फा और बीटा को जोड़ के निकलता है। अब हम कहेंगे कि रेट कांस्टेंट का यूनिट देख करके भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते है ना। अब देखिए अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिएक्शन इज ऑफ मोटा मोटी 3 टाइप। 1 इज जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 0 होगी, मीन टू से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 आएगा क्या।
और ऐसे रिएक्शन का रेट जब आप लिखोगे तो रेट बराबर के इंटू कोई भी कॉन्सेंट्रेशन का पावर तो जीरो ही होगा, चाहे वो चाहे पी, यानी रेट बराबर के हो जाएगा। और इसका यूनिट आएगा, क्या था अभी, मोल 1 - n, लीटर n-1, सेकेंड -1, तो आएगा मोल का पावर 1 - 0, लीटर 0-1, सेकेंड -1, यानी मोल का मोल आएगा, लीटर पर आएगा, सेकेंड पर आएगा। यही यूनिट तो रेट कांस्टेंट का भी होता है ना, और यही यूनिट रेट का भी होता है ना, रेट बराबर के और यूनिट ऑफ के, यानी जिस भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट ये होगा वो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? तो बाय यूनिट यू कैन डिसाइड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, जानते हो कैसे डिफाइन करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच rate of reaction depends upon only one concentration term called as first order। तो रेट बराबर n बराबर होगा 1, अल्फा प्लस बीटा बराबर भी होगा 1। सुनना, अल्फा 1 हो सकता है, बीटा 0 हो सकता है, अल्फा 0 हो सकता है, बीटा, अल्फा आधा हो सकता है, बीटा भी आधा हो सकता है। आधा का मतलब रूट पर डिपेंड करेगा। एगो 3/2 हो सकता है, एगो -½ हो सकता है। एगो 1.5 आएगा, एगो -½ हो जाएगा, एक बचेगा, यानी दोनों जोड़ के एक आना चाहिए, नो मैटर अल्फा इज व्हाट बीटा। ठीक है, इसके रेट जो होंगे के इंटू कंसेंट्रेशन का पावर 1, ठीक है, और यूनिट जो होगा केवल सेकंड -1, क्योंकि 1 - 1 बराबर 0, 1 - 1 बराबर 0, सेकंड -1 होगा ना। सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का n बराबर 2, अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 2 है। इसका रेट यदि लिखना है तो k इंटू कॉन्सेंट्रेशन कोई भी टर्म होगा पावर 2 होगा, जोड़ के आए अल्फा प्लस बीटा, यूनिट ऑफ के मोल -1 आ जाएगा, लीटर 1 आ जाएगा, सेकंड माइनस पर मोल है इसमें, है ना, इसमें क्या है, पर मोल है।
हो गया। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है ना। nth ऑर्डर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन ऑन यूनिट ऑफ के तो यही है, nth ऑर्डर जितना आ जाए। एक बात होती है मॉलिकुलरिटी, the sum of a stoichiometric coefficient of a elementary balanced chemical equation known as molecularity of the reaction। अब यहाँ पे है क्या सुप, देखो a प्लस बी बी ये प्रोडक्ट बना तो मॉलिकुलरिटी इज इक्वल टू a प्लस बी इफ दिस वन इज एलिमेंटरी रिएक्शन, है ना। और ये एलिमेंट्री रिएक्शन का स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के सम के बराबर है, तो कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो नहीं है। मॉलिकुलरिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर जीरो फ्रैक्शनल। इसी वजह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में जानना होता है कि ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो, फ्रैक्शनल, पॉजिटिव, as well as नेगेटिव also। मॉलिकुलरिटी एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्योरली एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। तुम लोग को अपने लग रहा होगा कि थ्योरेटिकल है, ये है, नहीं लग रहा है क्या। वाइल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। मुझे लगता है पढ़ते पढ़ते थक गया। परीक्षा में है क्यों नहीं, अप्रैल मार्च तो चल ही रहा है ना, 40 दिन है परीक्षा मेडिकल वाला में।
40 दिन में डिसीजन हो जाएगा कि तुम डॉक्टर बनने वाली हो या फिर किसको पढ़ा दें, तुम बताओ हमको। नहीं तुम ही को ना, बाकी सब पढ़ लिया, तो पढ़ना भी नहीं चाहते। देखो देखो अलग से बताएंगे तो। क्योंकि कोई चाह ही नहीं रहे तो हम करें क्या। प्रॉब्लम ये है कि लोग आकर के पढ़ा, ये लोग भी दो चार को पढ़ा है, एक दो क्लास किया है, जिसको जब मन आया है तब आ करके बैठा है। अब है क्या कि तुम भी एक दो दिन शायद आए थे फिर नहीं आए। ऐसे में हो जाने दो, हम है ही। वीडियो वीडियो देख कर करके नहीं होगा तो अपने मेरे पास आकर के बैठ के आधा घंटा समय रहे, हम देख लेंगे। लास्ट टाइम में ऐसे ही करना होगा, क्या करें। देखने लग- ये सब बच्चा से इतना पहले ना होली है, उसके बाद ना तुरंत छुट्टी ही चाहिए सब। अब देखो, केमिकल रिएक्शन दो तरह का, एक मॉलिकुलरिटी, केमिकल रिएक्शन दो तरह, एक एलिमेंट्री रिएक्शन और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन उसको कहते हैं कि द केमिकल रिएक्शन which occurs in single step called elementary reaction। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उसको कहते हैं कि द केमिकल रिएक्शन which occurs in more than one step। ऑर्गेनिक में रिएक्शन देखता होगा, हम करते थे स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री, दैट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाता है, एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है। मॉलिकुलरिटी एक्चुअली में एलिमेंट्री रिएक्शन का ही होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एलिमेंट मॉलिकुलरिटी का कोई मतलब नहीं। एलिमेंट्री रिएक्शन हैज मॉलिकुलरिटी, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो होता ही है, साथ साथ में इसका मॉलिकुलरिटी भी होता है। इधर देखना, मॉलिकुलरिटी डज नॉट एनी मीन, मॉलिकुलरिटी डज नॉट मीन फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मॉलिकुलरिटी का कोई मतलब नहीं होता है
एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी का कोई मतलब नहीं होता है किस रिएक्शन में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, अब थोड़ा सा ऐसे समझ लो कि मॉलिक्युलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन में होता है, और मॉलिक्युलरिटी के हिसाब से एलिमेंट्री रिएक्शन तीन तरह का होता है। एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, एक टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन, है ना। तो एलिमेंट्री रिएक्शन जो है, अब यहाँ पर एलिमेंट्री तुम लोग अलग से लिख देते हैं तो, और बिना मिटाए छोड़ा गया। एलिमेंट्री रिएक्शन जो है तीन तरह का होता है। पहला यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसकी मॉलिक्युलरिटी दो हो जाती। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, और तीसरा टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसमें मॉलिक्युलरिटी जो है वन, इसकी मॉलिक्युलरिटी तीन, इसकी मॉलिक्युलरिटी दो, इसकी मॉलिक्युलरिटी तीन। कहता है कि चार मॉलिक्युलरिटी वाला रिएक्शन अभी तक ऑब्जर्व नहीं हुआ। वेरी रेयर टू ऑब्जर्व एलिमेंट्री रिएक्शन ऑफ मॉलिक्युलरिटी फोर। ठीक है, अब सुनोगे थोड़ा समझोगे तो कॉन्ट्रडिक्शन होता है दिमाग में कि सर कहे थे आप कि एलिमेंट्री रिएक्शन जो है उसकी स्टोइचियोमेट्री को जोड़ दें तो मॉलिक्युलरिटी निकल जाता है। तो किसी किसी रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्री जोड़ के तो 5, 6, 7, 8 भी आता है ना। तो यदि तीन से ज्यादा किसी का आ रहा है तो वो सर्टेनली एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है ना। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है जिसका मॉलिक्युलरिटी जोड़ते 10 आ जाता है, लेकिन वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और यदि वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो मॉलिक्युलरिटी का वहां कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इट इज रेयर टू ऑब्जर्व a chemical reaction of molecularity more than एक एग्जाम्पल है KClO3 प्लस 6FeSO4 प्लस 3H2SO4। मेडिकल में पूछा भी है ये सब। KCl प्लस 3Fe2SO4 होल 3 प्लस 3H2। ये एक केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, बोल रहे इसका मॉलिक्युलरिटी क्या होगा, इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, ये सवाल है ना। नहीं बोलना चाहिए ऐसे, अनडिफाइंड बोल रहे हैं। मॉलिक्युलरिटी डज नॉट एनी मीन फॉर द रिएक्शन, अनडिफाइंड नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। अदरवाइज इन्फिनिटी अनडिफाइंड लिखा रहेगा ऑप्शन में तो टिक लगा दीजिएगा, तो नहीं होता है ना। मॉलिक्युलरिटी डज नॉट एनी मीन ऑफ द रिएक्शन, एनी मीन फॉर द रिएक्शन, एनी मीन फॉर द रिएक्शन।
मॉलिक्युलरिटी का इस रिएक्शन में कोई मतलब ही नहीं। बोलेंगे क्यों? तो बोलेंगे सिंस इट इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये क्या रिएक्शन है? ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसलिए इसमें मॉलिक्युलरिटी का कोई मतलब ही नहीं है। मॉलिक्युलरिटी का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, बोला सर आपको कैसे पता चला कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है? तो मॉलिक्युलरिटी इसका एक आ रहा था यहाँ से, 6 आ रहा था यहाँ से, 6 1 7 3 10, और कहा गया कि 3 से ज्यादा मॉलिक्युलरिटी किसी रिएक्शन का ऑब्जर्व नहीं। इसका मॉलिक्युलरिटी जोड़ के आ रहा था 10, इसलिए ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, और यदि एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है तो मॉलिक्युलरिटी का कोई मतलब भी नहीं बनता। ठीक है, और देखो उसको जो बचपा बता रहा है अनडिफाइंड, उसको जो है हम समझाना चाह रहे हैं कि अनडिफाइंड क्यों नहीं बोलना है। अब समझिएगा, इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है ना? इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। हम भगवान ने कि जानते किताब में लिखल था वही बता, इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। तो एक्चुअली में क्या होता है वो सुनिएगा। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे जा रहे हैं इसके माध्यम से। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में 3 4 स्टेप्स होते हैं, उस 3 4 स्टेप्स में एक स्लो स्टेप होता है। उस स्लो स्टेप को हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। जब एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 3 या 4 स्टेप्स में हो रहा है तो वो चारों रिएक्शन कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, एक रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स है जो चारों स्टेप्स को जोड़ के निकलेगा। तो हर एक स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन, हर एक स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, और उसी स्टेप में जो स्टोइचोमेट्री है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर है ना। उस स्टेप्स के जो सिंगल स्टेप है, जो स्लो स्टेप है, वो उसकी स्टोइचोमेट्री ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है, और वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी के बराबर। उस एलिमेंट्री रिएक्शन की बात कर रहे थे, वो पूछा था एक्चुअली में, वो चैप्टर को उलझाने वाला सवाल पूछा है ना। वहां पर लोग ऐसे ऐसे बुले बुले के कुछ कुछ कह के अपना बंद कर देते हैं, बात खत्म हो गया। बीच में पूछा था, हम तो वो बात ही नहीं करते, सिंपल में सब बात समझे। कौन पूछा था हमको कि कौन से रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी के बराबर हो जाता है, इसी कुछ पूछा। हम बताया एलिमेंट्री रिएक्शन में, या कहां पर सर हम लोग देख के बता सकते ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये पूछा था। देख के तो हम कहीं नहीं बता सकते, सबसे पहला काउंटर किया, देख के कहीं नहीं बता सकते। एक ही जगह पे जो अनसीन है अभी तक, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में 3 या 4 स्टेप्स होंगे। इस 3 या 4 स्टेप्स जो भी होंगे, हर स्टेप्स को हम एलिमेंट्री रिएक्शन ही कहेंगे। जो रिएक्शन का स्टेप सबसे स्लो होगा उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहेंगे। उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो स्टैचोमेट्री होगा उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे, मॉलिक्युलरिटी नहीं, उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। और वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसे रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी के बराबर भी है ना। चूंकि हमने कह रखा है कि मॉलिक्युलरिटी का कोई मतलब ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नहीं होता है, तो हम लिख कैसे दें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 तो मॉलिक्युलरिटी भी 2, इतना कहने के बाद लिख सकते हैं। ठीक है, तो सुनिएगा, लिख लिए, बढ़ते हैं आगे। पहले फिर हमें यह भी बताना है कि स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन से ही समझेंगे इसको। ए से बना है डी, एक रिएक्शन हुआ। यदि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, यदि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो इसमें ढेर सारा स्टेप्स लगा होगा।
अब हम लिख रहे हैं स्टेप 1, ए से बना बी, स्टेप 2 बी से बना सी, स्टेप 3 सी से बना डी, जोड़ दिए, सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, क्या आया, ए से बना डी। ये रिएक्शन 5 मिनट में हुआ, 10 मिनट में हुआ, और ये रिएक्शन 2 मिनट में। बताइए पूरे रिएक्शन को होने में कितना समय, बताइए ना, पहले लिखते हैं सब खाली, कितना समय लगा इस रिएक्शन को। 2 मिनट। 10 × 5 = 15, 2 = 17 मिनट। अब हम पूछेंगे, एक धोती को सुखाने में 1 घंटा लगता है धूपों में, तो 5 धोती सुखाने में कितना घंटा लगता है? 1 ही घंटा ना। उसी तरह से यहाँ भी जवाब है 10 मिनट। इस रिएक्शन को पूरे का पूरे होने में 10 ही मिनट लगे। इसलिए whenever A2 form B as the B form at the same time C will be prepared. Whenever C form D also prepared. ठीक है, ठीक है। इस रिएक्शन को होने में कितना मिनट लगेगा, किस बात पे डिपेंड किया, किस बात पे डिपेंड किया, स्टेप 2, चूंकि कैसा स्टेप था, स्लो स्टेप था। दैट इज वाई कॉल्ड स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सुन लेना अभी, और ये 5 को ए 4 को डी बनाता है, वो बना सकता ही है, अरे N2+3H2 2NH3 होता है। अब बताइए इस केस में ए भी बना रहा था 2B बना रहा है C। इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा तो 5 लिखोगे। इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो 5 नहीं लिखना। इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वही होगा जो स्लो स्टेप का स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। देखो बात इतना है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टैचोमेट्री के बराबर होगा जो स्लो स्टेप में होगा, और यही इसकी मॉलिक्युलरिटी के बराबर भी होगा। यानी 5 दिखने के लिए उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा तो यहां से जवाब देंगे 2, मॉलिक्युलरिटी भी 2। क्लियर है, 2B से 2B कट गया, A से D, कोई फर्क ना पड़ा इसमें, 5 या 4D जो भी है समझाने को। स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्टैचोमेट्री which involve in slow step of complex reaction is equal to the overall order of reaction। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहीं पे शब्द लगेगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सब केस में ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं लगेगा, है ना। इसकी ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन इक्वल टू ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
देखो क्या लिखे, स्टैचोमेट्री विच इन्वॉल्व इन स्लो स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज इक्वल टू ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्योंकि तीन को रिएक्शन एक के में हो गया ना, दैट इज वाई वी एड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू, एंड ऑल्सो it is equal to it is equal to molecularity of such reaction, है ना। तुम्हारा सवाल का जवाब यहाँ था बचवा, बाकी कहीं और दूसरी जगह पे वो सवाल ठीक नहीं है। इस पूरे कंसेप्ट को उधर नहीं लेके जाना, बस यही यहाँ पर लाना है उसको। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिकुलरिटी बराबरी करता है, बस यही एक जगह पे, अदरवाइज और कहीं पे नहीं। दोनों बातें दो है ना। और वो भी तब जब कहा गया कि मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं होता कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यहाँ से एक क्वेश्चन जन्म लेता है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। रेट लॉ दिया रहता है, रेट लॉ से आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना रहता है खुद। ऐसा सवाल देखा नहीं जाता, ऐसा नहीं देखा गया है, आईआईटी के क्वेश्चन बैंक में देखा है। मेडिकल में शायद नहीं पूछा अभी तक, पूछा है या पूछा है इधर 3 4 5 साल में। हमारा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन आईआईटी में तो चार्ट वाला क्वेश्चन ऊपरे पेज में टूट हुआ है, जो भी बता रहे। डेटा एनालिसिस देखिए, तीसरा डेटा, 3 डेटा तो यहीं तक मिल गया। अब आप पहला वाला टॉपिक बनाइएगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन 2010 का है इस 2006 में भी आया है, और पुराना है जो अभी बताने वाला। चाह रहे हैं कि एक क्वेश्चन इस पे ऐसा बताया जाए जो कॉन्सेप्ट भी दे और बने भी। लिखे आप लोग, इसको लिख दिए पूरा। कौन वाला? ये फिर से फोर वाला है अभी जो, ये देखिए क्या कहता है क्वेश्चन के थ्रू। देखिए देखिए पहले इस पर बेस हम बनाए है जी, 10 मिनट टाइम। देखो बाबू रे, मैकेनिज्म लिखना सीखो, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। देखो रेट बराबर लिखा रहता है, रेट दिया रहेगा और उससे मैकेनिज्म लिखना है, ठीक है। रेट दिया रहेगा और उससे क्या लिखना है, मैकेनिज्म। थोड़ा सा इसका सपोर्ट लेते हैं। 5 है दैट इज इक्वल टू 40। बोलो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना था उसका, क्या लिखते? रेट बराबर के इंटू के इंटू स्लो स्टेप में तो ये है ही नहीं, स्लो स्टेप में तो बी है। कितना गड़बड़ा जाएगा देख रहे हैं?
लेकिन यदि उस रिएक्शन का मैकेनिज्म कहेगा लिखने के लिए, तो मैकेनिज्म में तो एक स्टेप ही फिक्स हो जाएगा कि टू बी होगा जो कुछ बना होगा। बस इतना सा बात बताओ, हम इतनी सा बात के लिए पूछ रहे हैं। मैकेनिज्म में तो होगा कि कोई ना कोई एक स्टेप होगा जिसमें टू बी होगा। क्लियर है? द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड, क्वेश्चन लिखो। देखिए सवाल लिखिए पहले, सवाल लिखिए फिर हम उसको कॉन्सेप्चुअली बनाते हैं। Following mechanism has been proposed for the reaction of NO with Br2 to form NOBr, ऐसा लिखा है। NO plus Br2, NOBr2, NOBr2 plus NO2 NOBr, the second step is redetermined। तो देखिएगा गौर से पहले, ये वाला स्टेप जो है ना, सेकेंड स्टेप तो यही है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO, देखो तो लिखने के लिए हम लोग लिख देंगे, जानते हो क्या, यही एक क्वेश्चन इससे नहीं जनरेट होता है, इससे 3 क्वेश्चन मिनिमम जनरेट होता है।
इस कॉन्सेप्ट पे। रेट बराबर हम लोग को लिखना होगा, पहले कहेगा इसका राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन, और कुछ नहीं देगा। तो रेट बराबर हम लोग लिखेंगे के इंटू NOPR2 इंटू, ठीक है। लेकिन लेकिन having proposed for the reaction of NO with Br, रिएक्शन में था कौन कौन, NO और Br, लेकिन आपको NO तो आया है लेकिन अलग से Br2 तो नहीं है। तो इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है। कैसे? कैसी भी तो रेट कांस्टेंट ही है, समझ रहे हो मेरी बात? सवाल तो था द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO, जल्दी में रहोगे NO का पावर यहाँ पे 1, इसका भी पावर 1 है, लेकिन NO तो पूर्ण रूपेण तो आया नहीं चूंकि NOBr2। तो ऐसे सवाल में NOBr2 को हम रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 1 से, फ्रॉम स्टेप 1। देखो क्या करना है, फ्रॉम स्टेप 1 Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट NOBr2 बाई NO और साथ में Br2। तो NOBr2 है मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन में यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू Kc इंटू NO इंटू Br2, इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू, पुट दिस वैल्यू ऑफ NOBr2 इन इक्वेशन 1। देखते रहना रेट बराबर क्या लिखोगे, K इंटू NOBr2 की जगह पे, NOBr2 की जगह पे K इंटू Kc इंटू NO इंटू Br2 इंटू अगेन K इंटू Kc बराबर K डैश कर लो, क्या जाता है, रेट कांस्टेंट ही होगा, कांस्टेंट में कांस्टेंट गुना कर रहे हो, NO का पावर 2 Br2, ठीक है। दैट इज द फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन या डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन, ये भी पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है NO के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये जाके सही, जो कि टू सीधा सीधा यहाँ पे दिखाई नहीं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, जो आगे आगे समझ कर करके, ये ऊपर ऊपर पढ़ के बनाने वाला सवाल नहीं था, ये नहीं बनेगा, ये मुश्किल कर देगा, अब बन जाएगा। और ये जनरली ऐसे ही रहता है दिया हुआ। कुछ